नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप सभी ने हिंदी साहित्य के पाठ 7 एल्बम का पठन एवं अभ्यास कार्य कर लिया होगा। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का पाठ 8 अनोखा पुरस्कार। वास्तव में यह पाठ लेखक राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित एक नाटकीय रचना है। लेखक ने नाटक में यह बताया है कि जो लोग अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। प्रस्तुत नाटक को लेखक ने 4 भागों में विभाजित किया है और इस नाटक की कहानी कुछ इस प्रकार है। नाटक के अंतर्गत एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और शिकार खेलते खेलते वह जंगल में भटक जाता है। बाद में वह रास्ता खोजते खोजते जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे आकर खड़ा हो जाता है और जब वह रास्ते पर खड़ा होता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह किस ओर जाए। उस समय वह सोचता है, क्या मैं भी एक मामूली आदमी की तरह भूल भटक सकता हूँ? और उसे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कोई उसकी परवाह भी नहीं कर रहा। यह अंधेरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि चारों दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कभी उसका आतंक मानती थी आज वे भी चुपचाप खड़ी हैं, उसे कोई रास्ता नहीं बता रही। और यहाँ तक कि उसकी बुद्धि, जिस बुद्धि के बल पर वह बढ़ चढ़कर बातें करके सभी को चुप करा देता था, वह भी उसे सही राह नहीं बता रही कि वह किस ओर जाए। यहाँ तक कि उसके बढ़िया कपड़े, जो उसने चमकीले चमकीले बढ़िया कपड़े पहने हैं, वह भी उसे उस समय भारी लगने लगते हैं। उसका सारा अभिमान उसे झूठा जान पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि वह एक राजा नहीं बल्कि एक मनुष्य ही है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब राजा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। क्या वह अपने राजापन के ढोंग को दिखाए, अर्थात क्या वह उस व्यक्ति के साथ एक राजा बनकर पेश आए? तभी वह सोचता है, नहीं, मैं तो इस राजापन के ढोंग को उतार फेंकता हूँ और मनुष्य एक होने का लाभ उठाता हूँ। यहीं से नाटक का दूसरा भाग प्रारंभ होता है, जिसमें एक वन रक्षक अर्थात वनों की रक्षा करने वाला प्रवेश करता है। वह राजा को देखकर कहता है, आज मैंने एक बदमाश को पकड़ लिया, कौन हो तुम? राजा उत्तर में कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बदमाश नहीं हूँ। राजा की बात सुनकर वन रक्षक पुनः उससे कहता है कि बंदूक किसने चलाई? राजा जवाब में कहता है, मैंने नहीं चलाई। तभी वन रक्षक राजा से कहता है, तुम झूठ बोलते हो। राजा तब उसकी बात सुनकर मन ही मन दुखी होता है और सोचने लगता है कि मैं एक अपराधी बनकर उसकी बात सुन रहा हूँ, जबकि मैं एक राजा हूँ। और वह उससे कहता है, मेरी बात पर विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक पुनः उससे कहता है, अच्छा ठीक है, इधर आओ। तुमने क्या राजा के हिरण को गोली नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे डर है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छुपे हुए हैं। वन रक्षक को वह यह उत्तर देता है। वन रक्षक तब मगर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? राजा उसकी प्रश्न सुनकर कुछ गंभीर हो जाता है और हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा, क्या नहीं? तुम क्या काम करते हो? उसके प्रश्नों को सुनकर राजा उससे कहता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। राजा का यह उत्तर सुनकर व्यक्ति उससे कहता है कि हो सकता है, मगर ये वही प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने में एक सच्चे आदमी को कभी डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम मुझे कुछ साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आता हूँ जंगल से। तभी राजा क्षुब्ध हो जाता है और पूछता है कि तुम किस अधिकार से, अर्थात कि तुम मुझे किस अधिकार से जंगल से बाहर निकाल कर आओगे? वन रक्षक उससे बड़े जोश से कहता है कि मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा बड़े गौर से देखता है और सोचता है, पुंडरीक? वन रक्षक भी बड़ी अकड़ के साथ उसके कहता है, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने मुझे दिया है उससे अधिक नहीं देता तो मैं इस राह से उसे जाने नहीं देता। तब
उसकी बात सुनकर राजा कहता है, बड़ी अच्छी बात है भाई, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक बड़े अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक राजा से कहता है कि तुम विश्वास के पात्र नहीं हो, मगर राजा अपनी बात को रखता है और कहता है कि मैं राजा का ही एक अफसर हूँ और मैं राजा के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ रास्ता भूल गया। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं अपने घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। मगर वन रक्षक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम्हारी बात में सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार करने के लिए निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? और तभी राजा जवाब में देता है कि घोड़ा तो थक कर गिर पड़ा, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। वन रक्षक उससे कहता है, यदि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास ना करूं तो? राजा कहता है, हे भले आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता। वन रक्षक तभी कहता है, वाह वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा कहता है, खैर तुम जैसा समझना चाहो समझ लो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। कहो तो मैं तुम्हें प्रमाण दिखा दूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी वह अपनी जेब में से 1 रुपया निकालकर पुंडरीक की ओर बढ़ा देता है और उससे कहता है, यह लो तुम्हारा इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोंपड़ी में ही रहने दो। वन रक्षक चुपचाप राजा का मुंह देखता रहता है और तभी राजा उसे कहता है कि यदि तुम्हें यह कम लगता है तो मैं तुम्हें कहो तो सुबह और दे दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसता है और कहता है, ओहो, अब मैंने माना कि तुम एक दरबारी हो। अब तुम मुझे आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत दे रहे हो और कल के लिए एक बड़ा सा वायदा, वो भी एक ही सांस में। मगर मेरे दोस्त, मैं पुंडरीक हूँ, दरबारी नहीं। कहने का भाव यह था कि वह उसे एक दरबारी समझता है और जानता है कि वह कभी सच नहीं बोलता और रिश्वत दे रहा है उसे। जब राजा को वह उस ढंग से बोलता है तो राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह उसे रिश्वत देने की बात कह रहा है, उसे रिश्वत देना कह रहा है। वह उसे कहता है कि तुम एक नीच आदमी हो, जबान संभाल कर नहीं बोलते हो, मैं तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। तभी वन रक्षक भी लापरवाही से उससे कहता है कि तुम और मेरे शब्दों को जो इस लापरवाही से बोल रहे हो, उन्हें इस लापरवाही से मत बोलो। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने कि तुम हो। उसकी यह बात सुनकर राजा शांत हो जाता है और उससे क्षमा मांगता है। वन रक्षक तभी मुस्कुराकर कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तुम्हारी सच्चाई पर मुझे संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव से बात नहीं दिखला सकता या तुम्हारे साथ प्रेम भाव से बात नहीं कर सकता। अर्थात कहने का भाव था कि वन रक्षक को उसकी सच्चाई पर अभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। तो राजा उसके कहता है, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें विश्वास दिला सकता हूँ। वन रक्षक कहता है, ओह ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। राजा, राजधानी यहाँ से 10 मील अर्थात 16 किलोमीटर दूर है। अगर तुम चाहो, राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता बतला देता हूँ, और अगर तुम रात भर मुझ गरीब के घर में टिकना पसंद करोगे अर्थात रहना चाहोगे तो मेरे सिर आंखों पर, अर्थात मैं तुम्हें मेहमान के रूप में स्वीकार करता हूँ। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा उससे पूछता है, क्या तुम अभी नहीं चल सकते? वन रक्षक तभी कहते हैं कि तुम चाहे राजा ही क्यों ना हो, नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तब तो चलो। राजा मजबूर होकर कहता है, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर ही रात काटूंगा। यहाँ से नाटक का अंतिम भाग प्रारंभ होता है और तभी एक घोड़े पर सवार सरदार वहाँ पर आता है और राजा के सम्मुख खड़ा होकर पूछता है कि महाराज, आप कुशलता से तो हैं, और हमने तो महाराज को ढूंढने के लिए सारा जंगल छान लिया। वन रक्षक बहुत चकित होकर और आंखें फाड़ कर देखता है और सुख कहता है, कौन? महाराज, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैंने जो आपके साथ ढिठाई की उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तभी राजा तलवार खींचता है और वन रक्षक उनसे कहता है कि महाराज, आप अपने इस सेवक का वध मुझे लगता है निश्चय ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। राजा उससे कहते हैं, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, पर मैं तुम्हें क्षमा भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे जैसे नेक आदमी और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ मैं। उठो राजरतन पुंडरीक, उठो। वह उसे राजरतन की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि अपनी इस पदवी के प्रमाण के रूप में तुम यह तलवार स्वीकार करो, और तुमने जो हमें जो सुख दिया उसके लिए 1000 रुपये सालाना तुम्हारा पुरस्कार में जीवन भर तुम्हें मिलता रहेगा। अर्थात वह उसे सम्मान के रूप में एक तलवार देते हैं और उसे 1000 रुपये सालाना पुरस्कार जीवन भर के लिए निश्चित कर देते हैं।
तभी पुंडरीक, महाराज पुरस्कार कैसा, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। पुंडरीक उनसे यह कहता है। राजा तब उसे तलवार देते हैं और पुंडरीक घुटने टेक कर दोनों हाथों से उसे लेता है और अपने माथे से छुआता है और खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। अब तभी राजा उसे कहते हैं कि चलो अब हमें महल तक पहुंचा आओ और आज तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे महल में रहोगे। पुंडरीक बड़ा प्रसन्न होकर और सिर झुकाकर कहता है, जो हुक्म महाराज। और वह धीरे धीरे राजा घोड़े पर सवार होते हैं और पुंडरीक तब उन्हें आगे रास्ता दिखाता हुआ और चलता है और सरदार उनके पीछे पीछे चलता जाता है। इस तरह से ये नाटक समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पठन ध्यानपूर्वक करें, साथ ही अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को भी करने का प्रयत्न करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।